नमस्कार, स्वागतम, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। पिछले क्लास में हम लोग जब इतिहास को देखना शुरू किए हैं तो हम लोगों ने 1857 के विद्रोह को देखा। रिवोल्ट ऑफ 1857 को हम लोगों ने देखा। तो हम लोगों ने इसमें क्या क्या देखा? हम लोगों ने इसके कारण को देखा, फिर हम लोगों ने इसके परिणाम को देखा और भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, इसके क्या दूरगामी इफेक्ट हुए, जो इसका प्रभाव था भारत की राजनीति पर। उन सारे चीज़ों को हमने देखा कि इस पे क्या क्या परिणाम हुए, इसका क्या क्या प्रभाव भारत की राजनीति पर पड़ा। जो इसका सबसे प्रमुख प्रभाव था जो हम लोगों ने देखा वह क्या था कि चूंकि यह विद्रोह तो असफल हो गया और इस विद्रोह की असफलता ने लोगों को इस बात का एहसास कराया कि कोई भी जो सफलता होती है, किसी भी आंदोलन की सफलता, जब तक वह संगठित रूप से ना हो तब तक उसकी सफलता जो है वह निश्चित नहीं हो पाती है। तब तक उस आंदोलन को सफलता मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और इस 1857 के विद्रोह ने लोगों को ये चीज समझाया। जब ये चीज लोगों के समझ में आया तो धीरे धीरे भारत में बहुत सारे संगठनों का निर्माण होना प्रारंभ हुआ। और फिर देखते हैं कि 1885 ईस्वी में जो सबसे महत्वपूर्ण संगठन भारत में आता है उसका नाम होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस। और वहां से फिर जो भारत का स्वतंत्रता संग्राम है उसको एक नई दिशा मिलती है और भारत का स्वतंत्रता संघर्ष जो है एक नए तरीके से अपने मुकाम की तरफ आगे बढ़ता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि कांग्रेस की स्थापना से पूर्व जो बहुत सारे संगठन थे, जो बहुत सारे राजनीतिक संगठन स्थापित किए गए, तो वो कौन कौन से थे। तो जो सबसे प्रमुख क्षेत्र है तो बंगाल है, मद्रास है और फिर बम्बई है। ये तीन जो ब्रिटिश प्रोविंसी थे उस समय, जो ब्रिटिश प्रेसिडेंसी थे उस समय में, तो वहाँ के जो कुछ संगठन है सबसे पहले हम लोग उसको देखते हैं। तो इस क्रम में सबसे पहले बंगाल को देखते हैं। बंगाल में जो सबसे पहले अगर कोई संगठन एस्टेब्लिश हुआ, कोई राजनीतिक संगठन बना, तो उसका नाम है बंग भाषा प्रकाशिका सभा। ये बांग नहीं है, बंग। बंग भाषा प्रकाशिका सभा, इसकी स्थापना होती है 1836 ईस्वी में। इसके क्या कार्य थे इसका कहीं कोई डिटेल नहीं मिलता है। यह सिर्फ कागज पर ही सिमट के रह गया यह संगठन। लेकिन इस संगठन को सबसे पहला संगठन होने का गौरव प्राप्त है, जिसकी स्थापना 1836 ईस्वी में हुई थी। दूसरी जो बंगाल की सभा थी, जो सोसाइटी थी, जो संगठन थी, उसका नाम था लैंड होल्डर सोसाइटी। लैंड होल्डर्स कहने का मतलब जमींदार। तो बंगाल के जितने भी जमींदार थे उन सारे जमींदारों ने मिल करके एक अपना संघ बनाया था जिसको नाम दिया गया लैंड होल्डर्स सोसाइटी। और इसका जो निर्माण है वो 1837 और कहीं कहीं पर आपको मिलेगा 1838 ईस्वी। तो दोनों सही है। तो 1837 या फिर 38 ईस्वी में इसका गठन होता है। और इसके गठन में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वह व्यक्ति होते हैं द्वारिकानाथ टैगोर। द्वारिकानाथ टैगोर ही इसके पहले नेतृत्वकर्ता भी बनते हैं। यह पहला संगठन है, यह जो लैंड होल्डर सोसाइटी है, यह पहला संगठन है जिसने संगठनात्मक प्रयास के द्वारा शिकायतों के निवारण का उदाहरण पेश किया। यानी कि इसने पहली बार ब्रिटेन की सरकार को यानी कि महारानी को लेटर लिखा कि भारत में इस तरह की समस्या है तो उसको दूर करने का प्रयास किया जाए। तो यह पहला संगठन था जिसने इस तरह के कार्य को किया। फिर इसके बाद आता है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। यह जो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन है इसकी स्थापना 1851 ईस्वी में होती है। 1857 के विद्रोह से पहले तक भारत का जो सबसे प्रमुख राजनीतिक संगठन था वह यही था, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। और इसका जो समाचार पत्र था उसका नाम था हिंदू पेट्रियाट। हिंदू पेट्रियाट जो है इसी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का मुख्य समाचार पत्र था। फिर अब देखिए यह जो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन है तो इसकी स्थापना कैसे होती है। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि 1839 ईस्वी में लंदन में एक संगठन की स्थापना होती है, एक संगठन स्थापित किया जाता है जिसका नाम होता है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। लंदन में इसकी स्थापना होती है, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। फिर इसी ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के तर्ज पर 1843 ईस्वी में
बंगाल में एक संगठन स्थापित होता है जिसको नाम दिया जाता है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। इसको नाम दिया जाता है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। इस बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी तो वह निभाई थी द्वारकानाथ टैगोर ने। वह निभाई थी द्वारकानाथ टैगोर ने। फिर इसी बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और लैंड होल्डर सोसाइटी को 1851 में मर्ज करके एक नया संगठन बना दिया गया, एक नया नाम दिया गया इसको, जिसको हम लोग ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन कहते हैं। याद रहेगा कि एक तो 1843 ईस्वी में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना होती है और इसकी स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका द्वारकानाथ टैगोर ही निभाते हैं, और इधर लैंड होल्डर सोसाइटी 1837 में द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा ही ये भी है। तो फिर 1851 में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और लैंड होल्डर सोसाइटी को मर्ज कर दिया गया और उसको नया नाम दिया गया, जिसको कहते हैं ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। और यह 57 से पहले तक भारत का सबसे प्रमुख राजनीतिक संगठन था और इसका जो प्रमुख समाचार पत्र था वह था हिंदू पैट्रियट। फिर 1875 में एक और संस्था स्थापित होती है बंगाल में, जिसको हम लोग कहते हैं इंडिया लीग। इसके संस्थापक थे शिशिर कुमार घोष। यह जो राजनीतिक संगठन था, तो इस राजनीतिक संगठन ने पहली बार राजनीतिक शिक्षा देने, पहली बार लोगों को राजनीतिक शिक्षा देने और फिर राष्ट्रवाद की भावना को जगाने का काम किया और इसी के लिए इसकी स्थापना की गई थी। शिशिर कुमार घोष के द्वारा इस संगठन की स्थापना इसलिए की गई थी कि यह संगठन जो है लोगों को राजनीतिक शिक्षा दे, यानी कि लोगों को राजनीतिक रूप से जागरूक करे और उसके साथ साथ लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाए, ताकि भारत की आज़ादी के लिए और बृहद पैमाने पर प्रयास किया जा सके, भारत की आज़ादी सुनिश्चित की जा सके। क्लियर है यहाँ तक? फिर देखिए, एक जो बड़ा ही महत्वपूर्ण संगठन स्थापित होता है वह होता है इंडियन एसोसिएशन। 1876 ईस्वी में इस इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की जाती है। इसकी स्थापना जो है वह सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा की जाती है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा की जाती है। और कांग्रेस से पहले के संगठन में यह जो संगठन है इंडियन एसोसिएशन, यह सबसे महत्वपूर्ण संगठन था। इसने बहुत सारे काम किए, जिसको हम लोग आगे देखेंगे। फिर इसने जो तात्कालिक राजनीतिक समस्या थी उस समस्याओं पर विचार किया और इसी संगठन ने सबसे पहले आईसीएस की परीक्षा में आयु सीमा बढ़ाने का प्रयास किया। आईसीएस मतलब इंडियन सिविल सर्विस, जिसको आज हम लोग यूपीएससी के नाम से जानते हैं, तो उस समय इसको इंडियन सिविल सर्विस के नाम से जाना जाता था। और इसमें आयु सीमा जो थी वो बहुत कम थी, तो उसको बढ़ाने के लिए सबसे पहले इसी संगठन ने प्रयास किया। और फिर 1878 का जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है, तो इस एक्ट का विरोध करने के लिए, इस एक्ट के विरोध में महारानी से बात करने के लिए लाल मोहन घोष को ब्रिटेन भेजा गया था इसी संगठन के द्वारा। लाल मोहन घोष को इसी संगठन के द्वारा जो है वह लंदन भेजा गया था। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए, बंगाल के जो प्रमुख राजनीतिक संगठन थे कांग्रेस से पहले के, वो यही थे। फिर अब हम लोग जरा मद्रास देखते हैं। तो मद्रास में दो महत्वपूर्ण संगठन है। पहला जो संगठन है वह है मद्रास नेटिव एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1852 ईस्वी में होती है। फिर जो अगला संगठन है वह है मद्रास महाजन सभा, जिसकी स्थापना 1884 ईस्वी में कांग्रेस से ठीक एक साल पहले होती है। और इस मद्रास महाजन सभा के जो संस्थापक होते हैं वह होते हैं एमवी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चरलू। आज जो आप द हिंदू अखबार पढ़ते हैं, तो द हिंदू के जो संस्थापक थे वो यही थे, जी सुब्रमण्यम अय्यर। द हिंदू अखबार जो है उसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो जी सुब्रमण्यम अय्यर। फिर बंबई में देखते हैं, तो बंबई में कुल 3 महत्वपूर्ण संगठन है। पहला जो है वह है बंबई एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1852 ईस्वी में होती है। फिर दूसरा है बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, जिसकी स्थापना कांग्रेस के ईयर में होती है, यानी कि 1885 ईस्वी में होती है। और इसके जो संस्थापक थे वह थे फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग और बदरुद्दीन तैयब जी। इसने भी बंबई में लोगों को राजनीतिक रूप से जागृत करने का काम किया, लोगों को शिक्षित करने का प्रयास किया, लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना को
बढ़ाने का प्रयास किया। फिर जो अगला सबसे महत्वपूर्ण संगठन है वह संगठन है पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा में देखिए 2 ईस्वी लिखा हुआ है, एक 1867 और दूसरा 1870। अब यहाँ पर 2 ईस्वी इसलिए लिखा हुआ है कि 1867 ईस्वी में एक संगठन बनाया गया जिसको नाम दिया गया पूना एसोसिएशन। 1867 ईस्वी में एक संगठन बना जिसको नाम दिया गया पूना एसोसिएशन। ठीक है। और यह जो पूना एसोसिएशन था इसका भी काम कुछ वही था कि लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना को जगाना, लोगों को राजनीतिक रूप से शिक्षा देना, लोगों की शिक्षा के लिए काम करना, इसी तरह की चीजें हो रही थी। लेकिन अब जब इस पूना एसोसिएशन का कार्य बढ़ गया, पूना एसोसिएशन का जो पैमाना था वह व्यापक हो गया, इसका जो रीच था वह बढ़ गया, तो अब क्या किया गया कि 1870 ईस्वी में इसका नाम बदल करके कर दिया गया पूना सार्वजनिक सभा। क्लियर है। 1867 में पूना एसोसिएशन नाम से संस्था स्थापित होती है और जब उसका कार्य बढ़ गया, जब उसके लोगों की संख्या बढ़ गई, जब उसकी जिम्मेदारी बढ़ गई, जब उसका रीच बढ़ गया, तो फिर 1870 ईस्वी में इसको नाम दे दिया गया पूना सार्वजनिक सभा। सॉरी, थोड़ी सर्दी की वजह से गला खराब है। चलिए, इसके जो संस्थापक थे तो संस्थापक थे जस्टिस राणा डे, फिर जीवी जोशी और एच.एस. चिपलंकर। इन 3 लोगों ने मिलकर के पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। इसका जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य था पूना सार्वजनिक सभा का वह यह था कि ब्रिटेन की संसद में भारतीयों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए इसने क्या किया था कि हाउस ऑफ कॉमन्स में याचिका प्रस्तुत की थी। हाउस ऑफ कॉमन्स में इस संगठन ने, पूना सार्वजनिक सभा ने याचिका प्रस्तुत की थी कि भाई भारतीयों को भी ब्रिटिश संसद में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। क्लियर है। देखिए, ये थे कुछ महत्वपूर्ण संगठन जो कि कांग्रेस के स्थापना से पूर्व स्थापित किए गए थे। अब बात आती है कि कांग्रेस की स्थापना से पहले जब इतने सारे संगठन स्थापित हो चुके थे तो फिर कांग्रेस की स्थापना की ही क्यों गई, तो इसको हम लोग जरा सा समझते हैं, फिर हम लोग आगे देखें कांग्रेस की स्थापना आखिर क्यों की गई। ऐसे इन चीजों के अलावा ऐसे और कौन से कारण थे जिन्होंने की कांग्रेस को स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। तो सबसे पहले देखिए, इसमें जो एक सबसे बड़ा फैक्टर आता है वह सबसे बड़ा फैक्टर है इल्बर्ट बिल। सबसे बड़ा फैक्टर है इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल कब आता है? यह आता है 1883 ईस्वी में। अब आप कहेंगे यह इल्बर्ट बिल क्या है? तो देखिए, वायसराय के काउंसिल में एक विधि सदस्य होता था। वायसराय के काउंसिल में एक विधि सदस्य होता था। तो इस समय जो वायसराय थे भारत के वह कौन थे? तो 1880 से लेकर के 1884 तक लॉर्ड रिपन थे। तो रिपन के जो काउंसिल था उसमें जो विधि सदस्य था उसका नाम था कार्टने इल्बर्ट। कार्टने इल्बर्ट। इसी कार्टने इल्बर्ट के नाम पर इस बिल का नाम पड़ा इल्बर्ट बिल। अब इस बिल में क्या था कि देखिए, अभी तक जो भारत का न्यायपालिका था या भारत में जो जुडिशियरी सिस्टम था उसमें क्या होता था कि अगर कोई केस किसी भारतीय पर है तो उसकी सुनवाई कोई भी जज कर सकता है, यूरोपीय जज भी कर सकता है या फिर भारतीय जज भी कर सकता है। लेकिन अगर किसी यूरोपीय पर कोई इल्जाम है, यूरोपीय पर कोई कार्यवाही होनी है, तो उसकी सुनवाई जब भी करेगा तो सिर्फ और सिर्फ यूरोपीय जज ही करेगा, भारतीय जज को यह अधिकार नहीं था। इस इल्बर्ट बिल ने क्या किया, कार्टने इल्बर्ट महोदय ने कहा कि भाई ऐसा कोई नियम नहीं होना चाहिए, जब सारे जज ही हैं तो कोई भी किसी की सुनवाई कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि अब यूरोपीय की सुनवाई जो है वह भारतीय जज भी कर सकता है। 83 में इनका यह बिल आ गया। जब यह बिल आया तो यूरोपियों को यह बात, अंग्रेजों को यह बात बहुत नागवार गुजरी और उन्होंने संगठनात्मक रूप से इसका विरोध किया, धरना प्रदर्शन किया
और फाइनली इस बिल को वापस ले लिया गया। जब भारतीयों ने देखा कि अंग्रेजों ने संगठनात्मक रूप से प्रदर्शन किया, धरना दिया, इस बिल का विरोध किया, तो सरकार को अपने कदम वापस लेने पड़े, उस बिल को वापस लेना पड़ा। तो इसका मतलब है कि अगर भारतीय भी कोई एक राष्ट्रव्यापी संगठन बना करके भारत की आज़ादी के लिए प्रयास करें तो फिर क्या हो सकता है, तो भारत को आज़ादी मिल सकती है। तो इस इल्बर्ट बिल ने भी बड़े बृहद पैमाने पर लोगों को एक राष्ट्रव्यापी संगठन बनाने के लिए प्रेरित किया। फिर दूसरा जो चीज लोगों के अंदर प्रेरणा भरता है वह है 1877 का दिल्ली दरबार। 1877 का दिल्ली दरबार भारत में कुल 3 बार दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया है। तो 1877 में जब दिल्ली दरबार का आयोजन होता है तो वहां पर भारतीयों को यह बात समझ में आती है कि अगर कोई संगठन मजबूत हो, अगर कोई मजबूत संगठन के द्वारा कोई कार्य किया जाए तो उसके सफल होने की जो संभावना होती है वह प्रबल हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है। और इस दिल्ली दरबार से सीख करके लोगों के अंदर इस चीज की भावना पैदा हुई कि अब हमको भी कोई ऐसा संगठन बनाना चाहिए जिससे कि भारत की आजादी का मार्ग जो है वह प्रशस्त हो सके। तो ये कुछ कारण थे। 1857 के विद्रोह में हम लोगों ने जितने उसके प्रभाव देखे, असफलता के जो कारण थे और फिर उसका जो प्रभाव पड़ा, उसके अलावे ये 2-3 पॉइंट है जिसने कि कांग्रेस की स्थापना के लिए लोगों को प्रेरित किया। फिर क्या होता है कि यह जो इंडियन एसोसिएशन होता है, इस इंडियन एसोसिएशन ने भी लोगों को प्रेरित किया कांग्रेस की स्थापना की। क्या होता है कि जब 1883 ईस्वी में इल्बर्ट बिल आया और फिर लोगों के विरोध को देखते हुए इल्बर्ट बिल को वापस ले लिया गया, ब्रिटिशर्स के विरोध को देखते हुए, तो जब इंडियन एसोसिएशन ने इस चीज को देखा तो उसने क्या किया कि अपना पहला राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया। इस इंडियन एसोसिएशन ने क्या किया, अपना पहला राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया और इस अपने पहले राष्ट्रीय सम्मेलन में ही यह तय हो गया कि 1885 में जो है इसका दूसरा कॉन्फ्रेंस बुलाया जाएगा, इसका दूसरा अखिल भारतीय सम्मेलन बुलाया जाएगा। तो जब लोग इस सम्मेलन में बैठते हैं, इंडियन एसोसिएशन के सम्मेलन में बैठते हैं और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होती है, तो फिर इस बात की एक आवश्यकता महसूस होती है कि कोई राष्ट्रव्यापी जो है वह संगठन बनाना चाहिए। फिर 1884 ईस्वी में क्या होता है, 1884 ईस्वी में कि बंगाल और बंबई, तो आप लोग कहेंगे हम बंबई क्यों लिख रहे हैं, तो भाई उस समय इसका नाम बंबई ही था, मुंबई नहीं हुआ था। अभी यहाँ बंबई कहने का मतलब है कि बंबई प्रांत, बंबई ब्रिटिश प्रेसिडेंसी, ना कि आज का मुंबई। तो बंगाल और बंबई के बुद्धिजीवियों ने एक संघ की स्थापना की, एक संगठन बनाया और उस संगठन को नाम दिया भारतीय राष्ट्रीय संघ। इस संगठन को नाम दिया भारतीय राष्ट्रीय संघ, ठीक है। और यह कहां पर बनाया गया, तो यह बनाया गया बंबई। यहीं पर इसका पहला बैठक होता है और यहीं पर यह डिसाइड हुआ कि 1885 ईस्वी में इसका दूसरा बैठक स्थापित किया जाएगा, इसका दूसरा बैठक बुलाया जाएगा, अखिल भारतीय बैठक। और वह कहाँ बुलाया जाएगा, तो वह बुलाया जाएगा पूना। लेकिन क्या होता है कि 1885 ईस्वी में पूना में प्लेग फैल जाता है। अब जब पूना में प्लेग फैल जाता है तो फिर से इसका वेन्यू जो है वह पूना से चेंज करके बंबई स्थापित हो जाता है, बंबई कर दिया जाता है और बंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसकी बैठक होती है। जब बैठक होती है तो इसी बैठक में दादा भाई नौरोजी ने, इसी बैठक में दादा भाई नौरोजी इन्होंने कहा कि यह जो संघ है, यह जो हम भारतीय राष्ट्रीय संघ लिखते हैं,
तो इस संघ को हटा करके यहाँ पर क्या कर देना चाहिए, कांग्रेस शब्द कर देना चाहिए। तो दादा भाई नौरोजी के सुझाव को मानते हुए 1885 में क्या किया गया, इसका नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। तो इस प्रकार इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पड़ा और 85 में इसका पहला अधिवेशन होता है। कहाँ, तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय बम्बई। तो इस प्रकार जो है कांग्रेस की स्थापना होती है। अब देखिए, कांग्रेस की स्थापना में कुछ अलग अलग सिद्धांत हैं। कुल 3 सिद्धांत हैं जिनकी चर्चा हम लोगों को करनी है। पहला सिद्धांत है सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत, यानी कि सुरक्षा कपाट का सिद्धांत। देखिए, कांग्रेस की जो स्थापना होती है वह किसके द्वारा होती है, तो कांग्रेस की स्थापना एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा होती है। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा जो है वह कांग्रेस की स्थापना होती है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा। अब और ये क्या थे, ये एक रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी थे, ये रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे। तो कहा गया यह सिद्धांत जो है, यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था लाला लाजपत राय के द्वारा। यह जो सुरक्षा वाल्व का सिद्धांत है यह 1916-17 में लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया। पता होगा कि लाला लाजपत राय गरम दल के नेता थे। कांग्रेस जो है वह 2 गुट में बटा हुआ था, 2 धड़े में बटा हुआ था, एक नरम दल एक गरम दल। तो लाल बाल पाल जो है वह गरम दल के नेता थे, तो लाला लाजपत राय गरम दल के नेता थे। तो इन्होंने कहा कि यह जो ह्यूम है इसने कांग्रेस की स्थापना इसीलिए की थी कि भारतीयों में जो रोष उत्पन्न हो रहा है, जो असंतोष उत्पन्न हो रहा है, तो उस असंतोष को व्यक्त करने के लिए इनको एक मंच दे दिया जाए। जब इनको एक मंच मिल जाएगा तो यह साल में एक बार वहां बैठेंगे और फिर बैठ करके जो है वह क्या करेंगे, तो अपने असंतोष को वहां पर व्यक्त कर देंगे, अपने रोष को वहां निकाल देंगे, तो भारत में शांति बने रहेगी और ब्रिटिश हुकूमत जो है वह इत्मीनान से चलता रहेगा। तो यह क्या था, यह था सुरक्षा भाल्व का, यानी कि सुरक्षा भाल्व या सुरक्षा कपाट का सिद्धांत। फिर दूसरा सिद्धांत दिया षड्यंत्र का सिद्धांत। इसी सुरक्षा भाल्व के सिद्धांत से ही यह सिद्धांत निकल के आया, षड्यंत्र का सिद्धांत। और यह सिद्धांत देने वाली महिला थी, उनका नाम था रजनी पामदत्त। रजनी पामदत्त रजनी पामदत्त ने कहा कि कांग्रेस की जो स्थापना हुई है वह एक षड्यंत्र के तहत हुई है। और वह षड्यंत्र कैसा षड्यंत्र, तो वह ऐसा षड्यंत्र ताकि भारत में कोई भी लोकप्रिय विद्रोह न उत्पन्न हो सके। और यह जो मध्यम बुद्धिजीवी वर्ग है, तो इन वर्गों ने भी इस षड्यंत्र में अंग्रेजों का साथ दिया और इसीलिए कांग्रेस का जन्म। यह था षड्यंत्र का सिद्धांत। और तीसरा सिद्धांत जो है वह सिद्धांत है तड़ित चालक का सिद्धांत। तड़ित चालक का तीसरा सिद्धांत है तड़ित चालक का सिद्धांत। देखिए, यह जो तड़ित चालक सिद्धांत है, इस सिद्धांत को देने वाले व्यक्ति थे गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने कहा, जैसे देखिए, आप देखते हैं कि कोई भी जो ऊंचा बिल्डिंग होता है या कोई टावर होता है, तो उसके ऊपर एक तड़ित चालक लगाया जाता है, ताकि अगर उस पर कभी भी आकाशीय बिजली गिरे तो वह सीधा जमीन में चला जाए और उस स्ट्रक्चर को, उस बनावट को कोई भी नुकसान न पहुंचे। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि यह जो कांग्रेस है यह एक तरह का तड़ित चालक है, जिससे क्या हो रहा है कि अब कोई भी विद्रोह नहीं फूट रहा है, चूंकि भारतीयों को एक मंच मिल गया है और उस मंच का उपयोग वह अपने उद्गार को निकालने के लिए कर लेते हैं। और इस प्रकार अंग्रेजों के ऊपर जो है वह कोई नुकसान नहीं हो रहा है, अंग्रेजों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। ठीक है, अब यह था 3 सिद्धांत जिसके विषय में कांग्रेस की स्थापना के लिए इन तीनों सिद्धांतों की चर्चा की जाती है। इन्हीं तीनों सिद्धांतों के आधार पर कहा जाता है कि कांग्रेस की स्थापना हुई है। हर मत का अलग अलग मानना है, लेकिन आज के समय में जो आधुनिक इतिहासकार है वह कहते हैं कि ठीक है, हो सकता है कि प्रारंभिक दिनों में लोगों ने इस तड़ित चालक सिद्धांत के तहत ही कांग्रेस को ज्वाइन किया हो या कांग्रेस को अपनाया हो। वह इसीलिए अपनाना जरूरी था क्योंकि उस वक्त राष्ट्रवाद की भावना को जगाने के लिए और लोगों के अंदर राष्ट्रवादी ताकत जगाने के लिए यह करना आवश्यक था। अगर यह नहीं होता
तो हो सकता है कि इस कांग्रेस के शुरुआती दिनों में ही अंग्रेजों के द्वारा इसको नष्ट कर दिया जाता, यह कुचल दिया जाता, तो फिर कांग्रेस जिस बड़े मकसद के लिए स्थापित की गई थी और लास्ट में कांग्रेस ने जो अपना मकसद हासिल किया, तो वह शायद होना मुश्किल हो जाता, उसकी सफलता शायद संदिग्ध हो जाती। तो इस तरह से कांग्रेस की स्थापना हम लोगों ने देख ली, इसके अंदर के जो भी सिद्धांत थे उसको देख लिया। अब अगले क्लास में हम लोग कांग्रेस के मुख्य अधिवेशन को देखेंगे और फिर आगे जब हम बांट के देखेंगे तो फिर हम अब देखेंगे कि कांग्रेस का जो उदारवादी चरण है, जो कि 1885 ईस्वी से लेकर के 1905 ईस्वी तक चलता है, और फिर 1905 ईस्वी से लेकर के फिर हम 1919 ईस्वी तक देखेंगे, जो कि गरमपंथी चरण है या फिर इसको क्रांतिकारी चरण भी कह सकते हैं। और फिर 1919 ईस्वी में जब महात्मा गांधी की भारतीय राजनीति में एंट्री हो जाती है, तो फिर 1919 से लेकर के 1947 तक हम एक चरण में देखेंगे। तो इस प्रकार हम अपने स्वतंत्रता संग्राम को 3 चरणों में बांट करके देखेंगे और फिर इस 3 चरणों को भी अलग अलग चरण में बांटेंगे, तो वो हम अगले क्लास में देखेंगे। आज थोड़ी सी गला में अभी पूरा गला ठीक नहीं हुआ, इसलिए थोड़ी सी परेशानी है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में और फिर इसको आराम से देखते हैं। ठीक है, चलिए फिर, धन्यवाद।